तो आज हम लोग देखेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। इस टॉपिक को हम कंप्लीट वन शॉट में देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले किसी भी टॉपिक पे क्या है उसका कॉन्सेप्ट इसी को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे उस पर क्या कोई प्रोबेबिलिटी क्या है क्वेश्चन आने का, उस बात को उसके बाद देखेंगे हम बुक क्या कहता है इससे रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क, पावर, एनर्जी। वो कंपेयर करने बोलता है हमारे डेली लाइफ में और फिजिक्स में क्या डिफरेंस है। तो हम अगर देखें डेली लाइफ में वर्क को क्या कहते हैं, जैसे जैसे अभी आप स्टडी कर रहे हो तो क्या कहा जाता है डेली लाइफ में कि आप कोई वर्क कर रहे हो। लेकिन फिजिक्स में इसको वर्क नहीं कहेंगे, फिजिक्स में इसको वर्क नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ना ही कोई फोर्स लग रहा है। फिजिक्स में वर्क तभी कहेंगे जब हमारा कोई फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो। तो हम अगर देखें तो यहाँ हम स्टडी कर रहे हो तो आप अपने पोजीशन पे फिक्स हो, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो, आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसा कंडीशन में हम इसको वर्क नहीं कहेंगे। अब पावर अगर हम डेली लाइफ में देखें पावर का मीनिंग, तो हम इसको मनी पावर में लेते हैं, कभी मसल्स पावर लेते हैं, और कभी कभी हम जैसे किसी का पॉलिटिशियन में कंपेयर में ज़्यादा होता है तो उसमें हम पावर यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा फिजिक्स में कहता है, ये कहता है कि हमारा काम कोई कितना फास्ट कर सकता है, उसमें कहते हैं, उसको पावर कहते हैं। तो ये है हमारे पावर का डेली लाइफ में डिफरेंस। उसके बाद आ जाता है हमारा एनर्जी। ये एनर्जी क्या है? तो एनर्जी का लगभग दोनों जगह सेम फॉर्म होता है, लगभग डेली लाइफ में और फिजिक्स में दोनों जगह लगभग एनर्जी का सेम तरह से यूज करते हैं। फिजिक्स में भी हम एनर्जी को कहते हैं कोई भी काम करने की कितना कैपेसिटी कितना है उसी को हम एनर्जी कहते हैं, और लगभग डेली लाइफ में भी वही यूज करते हैं हम लोग। तो देखते हैं बुक इसमें क्या कहा है। जो टर्म वर्क, एनर्जी और पावर है, ये हम लोग फ्रिक्वेंटली अपना डेली लाइफ में लैंग्वेज में यूज किया करते हैं। लेकिन फिजिक्स में है जो वर्क का जो अपना अलग डिफिनेशन होता है और अलग मीनिंग होता है। एनर्जी जो है कैपेसिटी है कोई वर्क करने का। फिजिक्स में जो है एनर्जी जो है रिलेट करता है वर्क से, और पावर जो है हमारे एवरीडे लाइफ में वो उसका अलग मीनिंग है, फिजिक्स से कुछ अलग मीनिंग है पावर का। उसके बाद हमारा वर्क है। वर्क टॉपिक में हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है वर्क का। अगर हम यहाँ पर देखें ये आदमी को, ये किसी मास को पे फोर्स लगा रहा है और कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे नोट करते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हो और उसके कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसी को कहते हैं हम लोग वर्क कहते हैं। अब यहाँ देखें तो अब फोर्स जरूरी नहीं है कैसे, यहाँ पर जैसे कोई एक मास है एम मास का। अब इसमें जरूरी नहीं कि हम इसी डायरेक्शन से फोर्स लगाएं, हो सकता है फर्स्ट पर्सन जो है वही डायरेक्शन से फोर्स लगाया, सेकंड पर्सन जो है वो हो सकता है इस डायरेक्शन से फोर्स लगाए, और अलग अलग पर्सन अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लगाए। तो ये डिपेंड नहीं करता है आप किधर से फोर्स लगा रहे हो, बात इस पर डिपेंड करता है उस फोर्स का, जिससे यहाँ सेकंड पर्सन लगे उस फोर्स का जो है मोशन के डायरेक्शन में कितना उसका फोर्स लग रहा है, उसको हम वर्क कहेंगे। उस फोर्स से वर्क डिपेंड होगा। जैसे ये इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है, आगे ऑब्जेक्ट तो मूव इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, फोर्स फर्स्ट भी वाला इस डायरेक्शन में लगाया तो ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेकंड वाला इस डायरेक्शन में लगाया फिर भी ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हुआ क्या, इसका जो कुछ पार्ट फोर्स का जो है इस डायरेक्शन में लगेगा, इसका कुछ कंपोनेंट जो है फोर्स फर्स्ट सेकंड का जो फोर्स है कुछ कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लगेगा और उसी के कारण मोशन होगा। तो जिस फोर्स के कारण मोशन होगा उसी को हम वर्क में लेंगे। तो डिफिनेशन क्या कहता है? डिफिनेशन कहता है कि फोर्स जो है कोई फोर्स एक्टिंग हो
इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर कोई फोर्स लगे मोशन के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन हो उस डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लगता है तो हम उसको कहते हैं वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर कोई जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और उसी सेम डायरेक्शन में वर्क लगे तो उसको हम कहते हैं वर्क कहते हैं। और उसका यूनिट क्या होता है? तो वर्क का जो यूनिट होता है जूल होता है। अब जूल आया कहाँ से देखते हैं। हम जानते हैं कि फोर्स का वर्क का फार्मूला, इसको समझ थोड़ा यूनिट को समझने से पहले थोड़ा फार्मूला इसका देख लेते हैं। जैसे अभी हम बात किए जैसे हम बात किए कि फोर्स जो होता है, फोर्स जिस डायरेक्शन में लगे, वर्क जिस डायरेक्शन में हो रहा है ना, या मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है, उसी डायरेक्शन का फोर्स को हम लेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के फोर्स को लेंगे जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसी के कारण वर्क होता है। तो हमारा जिस डायरेक्शन में हमारा परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में कोई वर्क हो रहा है या फिर इस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इसी डायरेक्शन में कुछ फोर्स एफ लग रहा है सेम डायरेक्शन का एक ऐसे, तो हम ऐसा करेंगे एफ एस लिख देंगे डायरेक्ट। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स इसके कुछ थीटा एंगल पे लग रहा है, फोर्स कुछ थीटा एंगल पे लग रहा है, तो हम क्या हो जाएगा, मेरा वर्क क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। अगर हम अब यूनिट का बात करें, इसमें यूनिट का बात करें तो फोर्स का जानते हैं न्यूटन होता है और एस जो मेरा डिस्टेंस का मीटर होता है। यहाँ पर भी देखें यूनिट तो एफ हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, डिस्टेंस मीटर हो जाएगा और कॉस थीटा जानते हैं हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू आता है इसका वैल्यू, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो यही हो गया फोर्स का वर्क का यूनिट और इसी को हम जूल कहते हैं, इसी को हम जूल कहते हैं। अब यूनिट में भी अब आपको सीजीएस और एसआई यूनिट, तो ये जूल जो है ये एसआई यूनिट है, जूल एक एसआई यूनिट है। अब सीजीएस यूनिट का बात करें तो अर्ग होता है, सीजीएस यूनिट में अर्ग होता है। अब इसका डायमेंशन देखें, तो हम जानते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क फोर्स डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स का जो होता है यूनिट हो गया आपको न्यूटन और फोर्स का डायमेंशन देखें, फोर्स का डायमेंशन होता है ML/T-2 और साथ ही साथ आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन देखें तो L होता है और दोनों कंपेयर करें तो मेरा आ जाएगा ML²T-2। तो ये हमारा इसका डायमेंशन हो गया, इसका सीजीएस यूनिट हो गया और उसके बाद उसका एसआई यूनिट हो गया जूल। अब 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। जैसे आपको पता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है तो उसमें कोई भी आपको डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है कि वो कैसे लाया था। आप अभी हम एग्जामिनेशन का पर्पज से हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें आपको इतना नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट देख लेना है कि कितना होता है वैल्यू। अब वर्क में भी देखें तो 3 टाइप का वर्क देखा गया है, जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। आपको क्वेश्चन जीरो वर्क से पूछा जाता है मेनली। तो जीरो वर्क एग्जांपल जैसे देखिए यहाँ पर फोर्स कुछ अप्लाई हो रहा है
इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन आपको क्या ये वाल अपना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है कुछ भी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वैसा कंडीशन में हम क्या कहेंगे, वर्क जीरो हो रहा है। क्योंकि अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो लेकिन कोई भी डिस्प्लेसमेंट ना हो तो हम कहते हैं वर्क जीरो होता है। लेकिन अगर फोर्स अप्लाई भी हो रहा हो, जैसे इसका फोर्स हम कोई भी ऊपर चीज़ को अगर पकड़ के रखते हैं, इसको अपलिफ्ट में फोर्स ऊपर की तरफ फोर्स लगा के रखते हैं और चल रहे होते तो इस डायरेक्शन में चल रहे तो अगर फोर्स अप्लाई फोर्स का और जिस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो उस दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री बनेगा, उस दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा तो भी हमारा वर्क जीरो हो जाएगा, वर्क जीरो हो जाएगा। अगर हम प्लानिटरी मोशन का ही बात करें तो जो कि बहुत फेमस एग्जाम्पल है, और इससे मेनली ये एग्जाम्पल आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है और पूछा जाता है कौन सा इसमें वर्क जीरो होगा। तो यहाँ पर जैसे हम देखें तो हमारा जो है मोशन किस डायरेक्शन में होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर फोर्स देखें तो किस डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स हम जानते हैं कि हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, तो इस दोनों के बीच में देखिए 90 डिग्री बन जाता है, इसीलिए इसका भी वर्क जीरो आ जाता है। अब पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तो हम कहते हैं उसको पॉजिटिव वर्क कहते हैं। लेकिन अगर इसका केस वैसा होगा जब से मैं कॉस, देखिए कॉस का जो वैल्यू होता है जीरो से लेके, कॉस का वैल्यू जो होता है जीरो से लेके 90 तक, सॉरी कॉस का जो वैल्यू होता है जीरो से बड़ा 90 तक आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। और कॉस और 90 से बड़ा 180 तक आपको नेगेटिव वैल्यू देता है। तो बात ये करना चाहते हैं हम कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 से छोटा हुआ, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल जो है वो 90 से छोटा हुआ तो आपका वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 से बड़ा हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 से बड़ा हो गया तो आपको नेगेटिव वर्क हो जाएगा। नेगेटिव वर्क का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखें तो आप और कोई चीज़ को ऊपर लेके जाते हैं तो आपका फोर्स क्या ऊपर की तरफ लगाते हैं, लेकिन ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ लगाता है। आपका वर्क क्या ऊपर की तरफ हो रहा है, मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है। तो ये आपका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है नेगेटिव वर्क का। अब देखते हैं हमारा बुक क्या कहता है इसके बारे में। तो वर्क, अगर कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट करे फोर्स के कारण तो हम कहते हैं वर्क डन हो गया। अगर कोई बॉडी जो होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई डिस्टेंस अप्लाइंग फोर्स के कारण तो कहते हैं वर्क हुआ, और वर्क क्या हो जाता है एफ डॉट एस। ऐसे भी हम एफ डॉट एस का जो हम जब वेक्टर के बारे में पढ़ रहे होते तो उसमें पढ़ रहे थे डॉट का प्रोडक्ट का वैल्यू क्या हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट बीच में रहता है तो एफ एस कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके थे। अब ये जो होता है स्केलर क्वांटिटी है। अगर कोई एंगल थीटा होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन में, तो हमारा जो होता है वर्क डन क्या हो जाता है कि एफ एस कॉस थीटा हो जाता है। और साथ ही यहाँ पर आपको इमेज देके भी समझाया गया है कैसे यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट का इस डायरेक्शन में है, और दोनों के बीच का जो हमारा है यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। इसीलिए हम कह सकते हैं वर्क जो है स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो हम स्केलर प्रोडक्ट में देखे थे कि कोई भी बीच में कॉस कंपोनेंट लेकर उसमें प्रोडक्ट करते थे, जो कि आपको स्केलर वेक्टर चैप्टर में कंप्लीट समझाया हुआ है।
अगर कोई जीरो एक्यूट एंगल हो तो कहते हैं वर्क पॉजिटिव होता है। अभी जैसे आपको बताया था कि एक्यूट एंगल मतलब होता है 90 से छोटा था, आपको हम बताया था 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होता है। तो जीरो से एक्यूट एंगल हो तो पॉजिटिव वर्क करते हैं। राइट एंगल तो तब राइट एंगल का केस देखे थे जब प्लानिटरी मोशन के बारे में पढ़े थे, तो हमारा वर्क डन 0 हो जाता है। और ऑब्ट्यूज एंगल हो 90 से बड़ा तो वो नेगेटिव हो जाता है, जैसा कि आप देख ही चुके थे। और CGS यूनिट ऑफ वर्क का जो होता है अर्ग होता है। अब 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, ये भी देख ही चुके थे कुछ देर पहले। अब आता है MKS और SI यूनिट में और MKS यूनिट में हमेशा सेम होता है, और इसका जो होता है आपको न्यूटन मीटर और जूल हो जाता है। अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स टुवर्ड्स सेंटर हो और सर्कल का, और डायरेक्शन मोशन एलोन टेंजेंशियल हो, तो हम उससे कहते हैं वर्क डन जो होता है परपेंडिकुलर होता है और वर्क डन जो होता है 0 होता है। तो इसका केस हम प्लानिटरी मोशन में देखे थे कि हमारा दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा था, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर था और हमारा वर्क 0 हो गया था। इसके बाद आता है हमारा एनर्जी टॉपिक। एनर्जी से बहुत टाइप का है, मैकेनिकल है, आपको सोलर एनर्जी मिल जाएगा, कंजर्वेटिव एनर्जी मिल जाएगा, तो बहुत तरह का एनर्जी मिलेगा। लेकिन हम लोग को इसमें जो टॉपिक में बात करना है वो है मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले एनर्जी क्या होता है उसको समझते हैं। तो अगर आप कोई भी वर्क करते हो, तो आप अगर कोई वर्क करते हो तो उसको आप करने का कितना कैपेसिटी है। जैसे आप ही लोग में होगा तो कोई जो है 2 घंटा पढ़ लेता होगा, कोई होगा जो 5 घंटा पढ़ लेता होगा। तो सबका अलग अलग कैपेसिटी होता है। कोई भी काम करने का अलग अलग कैपेसिटी होता है। कोई जल्दी थक जाता है, कोई लंबा समय तक कर लेता है। तो इसी कैपेसिटी को हम वर्क कहते हैं। इसी वर्क करने का कैपेसिटी को हम एनर्जी कहते हैं। इसी वर्क करने की कैपेसिटी को हम एनर्जी कहते हैं। अब इसका डिफिनेशन देखें तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी काम करने की कितना कैपेसिटी है उसी को हम एनर्जी कहते हैं। उसके बाद डिफिनेशन आ जाता है। तो डिफिनेशन एनर्जी का भी हमने देखेंगे। डिफिनेशन पहले हम इसका टाइप देखेंगे, इसका टाइप पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिफिनेशन पे बात करेंगे। और उसका यूनिट जो होता है एनर्जी का, एनर्जी क्योंकि वर्क का ही आपको मिल जाता है। ये वर्क का ही एक फॉर्म है, वर्क करने का एक अलग तरीका है, वर्क करने की कैपेसिटी है। तो इसका भी एनर्जी जो आपको वर्क होता है जूल ही हो जाता है। वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट सेम हो जाता है और वो जूल हो जाता है। अब जैसे टाइप का बात करें तो हम टाइप जो है इसमें बहुत तरह का आपको सोलर है, इलेक्ट्रिकल है, हाइड्रोलिक एनर्जी, तो बहुत तरह का एनर्जी हो जाता है। तो आपको एक पढ़ना है इसमें जो वो है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है। जहाँ बात मैकेनिकल का आ जाए तो मतलब आपका कुछ मोशन हो रहा है, फोर्स लग रहा है। मतलब कि जैसे आप वर्क में देखे थे तो आप फोर्स लगा रहे थे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, उसके कारण कुछ वर्क हो रहा था। तो जहाँ भी आपको फोर्स के बारे में बात हो जाए, डिस्प्लेसमेंट के या फिर कोई डायरेक्शन पे, वेलोसिटी का, तो ऐसा डिस्कस हो रहा है तो मतलब आप समझ लीजिए मैकेनिकल बात कर रहे हैं और इसमें एनर्जी लग गया। तो ये तो फिक्स है, इसमें मोशन वोशन से रिलेटेड बात होगा। तो मैकेनिकल एनर्जी के बारे में तो समझ गया। मैकेनिकल एनर्जी 2 तरह का है, काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। और इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी पोटेंशियल एनर्जी क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं फॉर्मूला का। फॉर्मूला का डेरिवेशन आपसे पूछा जाएगा नहीं, तो उसमें हम टाइम वेस्ट करना नहीं चाहेंगे कि हम लोग रिवीजन हम बहुत जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/2 mv²। चलिए इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं होता क्या है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं एक पत्थर है जो मोशन में मारते हैं आपको, आपके तरफ हिट करते हैं, तो होता क्या आपको कुछ हर्ट करता है, कुछ चोट लगता है उसके कारण, तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगा तभी आपको चोट लगा। तो उसमें जो एनर्जी रहता है उसको कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है आपको 12 mv²। इससे लगभग साल क्वेश्चन आ जाता है जिसको आपको याद रखना है। और साथ ही साथ हो जाता है आपको काइनेटिक एनर्जी का और एक फार्मूला, वो हो जाता है आपको हाफ। अब मास को अगर हम mv² को अगर मल्टीप्लाई करते हैं m से और बाय m से, तो हम क्या देखेंगे सॉरी बाय m से, तो आपको क्या मिलेगा 1/2 m²v² बाय m। इसी को हम लिख सकते हैं हाफ mv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और साथ में m लिख सकते हैं। अब जानते हैं आपको mv बराबर हो जाता है आपको मोमेंटम। मोमेंटम बराबर हम पढ़े थे mv होता है, तो 1/2 मोमेंटम का स्क्वायर बाय मास, ये दे सकते हैं। तो आपको ये था आपको काइनेटिक एनर्जी। अब उसके बाद हमारा है पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे देखिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपके छत पर रखा हुआ है, ठीक। हुआ कि आप इसके नज़दीक गए, इसके नज़दीक गए और अचानक वो फॉल कर गया, तो आपको हिट करेगा, चोट लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो चोट लगा तो वहाँ उसके पास एनर्जी आया कहाँ से, तो हुआ क्या जब इसको मुँह तक पहुँचाए, उस हाइट तक पहुँचाए ज़मीन से या ग्राउंड लेवल से, आपका जो भी रेफरेंस पॉइंट है वहाँ से, तो जब वहाँ से पाया तो उसमें कुछ वर्क करना पड़ा हमको, कुछ तो वर्क किया, वही वर्क जो है ट्रांसफ़र हो गया, वही वर्क जो है हमारा ट्रांसफ़र हो गया एनर्जी में, वही वर्क ट्रांसफ़र हो गया हमारा एनर्जी में। और हम वही एनर्जी जब फॉल किया तो हमको हीट किया। तो इसका जो होता है ये हाइट के वजह से होता है। तो वर्क का फार्मूला क्या हो जाएगा mgh, ये आपको हो जाता है फार्मूला। अब इसका यूनिट जैसे हम बोले यूनिट का बात करें, हम जानते हैं mg क्या होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल होता है h जो होता है हाइट हो जाता है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया सॉरी g ग्रेविटेशनल हो जाएगा, mg हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हैं क्या होता है न्यूटन हो जाता है, न्यूटन हो जाता है। और हाइट जो होता है हाइट का मीटर हो जाता है, तो न्यूटन मीटर हो जाता है। और इसका डायमेंशन देखिए, तो हम जैसे पिछले क्लास में पढ़े थे कि न्यूटन का डायमेंशन जो होता है वो हो जाता है आपको mLT-2, और साथ ही साथ मीटर का हो जाता है आपको L, मीटर का L हो जाता है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा mL²T-2, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। तो आपको डायमेंशन से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, तो उतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है।
और इसी को हमें न्यूटन मीटर इसका यूनिट जो है इसी को हम जूल कहते हैं। तब देखते हैं वो क्या कहता है इसके बारे में। तो सबसे पहले एनर्जी का बात करते हैं। एनर्जी जैसा हम आपको बताए थे कैपेसिटी ऑफ किसी भी काम करने की कैपेसिटी को ही हम एनर्जी कहते हैं। किसी भी काम करने को कैपेसिटी को ही हम एनर्जी कहते हैं। और क्योंकि वर्क डन जो करते हैं इसमें ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का, सो इसका यूनिट जो होता है वर्क का और एनर्जी का जो होता है सेम होता है, जो कि जूल होता है। अब ये मेनली जो है एनर्जी किस किस का टाइप का होता है, कुछ टाइप दे दिया है पर इतना ही नहीं है, और भी बहुत ज़्यादा टाइप है। मैकेनिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, और भी बहुत तरह का एनर्जी है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का। अब बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी का। जब काइनेटिक एनर्जी का बात कर रहे हो, अगर एनर्जी जो है, जो भी कोई ऑब्जेक्ट में एनर्जी हो वो उसके मोशन के कारण हो तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी है। मान लेते हैं कोई बॉडी का मास m होता है और वेलोसिटी v है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2 mv² हो जाएगा। और अगर बॉडी का मोमेंटम p हो, मोमेंटम को जानते हैं हम स्मॉल p से नोट करते हैं, तो अगर कोई बॉडी का मोमेंटम p हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा p²/2m। जैसा कि हम पिछले टॉपिक में जब डिस्कस कर रहे थे उसमें हम डेरिवेशन भी इसका देखे थे। अब मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बताएं आपको कि मैकेनिकल एनर्जी जिसमें भी कोई फोर्स अप्लाई हो रहा हो या डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, मोशन हो रहा हो, कुछ पोजीशन में चेंजेस है हो, तो वैसा फॉर्म को हम मैकेनिकल फॉर्म कहते हैं। और उसी में एनर्जी का अगर डिस्कस करें तो मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो ये था उसका बात जो कि हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। और मैकेनिकल एनर्जी के बारे में देखिए दो तरह का होता है, काइनेटिक एनर्जी देखें और पोटेंशियल एनर्जी देखें। अब बात आती है इसका कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या है वो अब डिस्कस करेंगे। अब देखिए कंजर्वेशन का बात करते हैं। देखिए मैकेनिकल एनर्जी होता है, इसको मैकेनिकल एनर्जी को हम दूसरा फॉर्म में कहते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की टोटल सम करें तो हमको वो मैकेनिकल एनर्जी देगा। अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को टोटल करें तो हमको वो मैकेनिकल एनर्जी देगा। और कंजर्वेशन जो है वो ये कहता है, अगर कोई एक सिस्टम है उसमें जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा, दोनों का टोटल जो है हमेशा सेम रहेगा। जैसे अगर केस देखिए एक कार जैसे है, कोई मान लेते हैं दो कार हैं आपस में एक्सीडेंट करता है, तो एक्सीडेंट करने के बाद जानते हैं एक कार का मान लेते हैं मास m है और वो उसका कुछ वेलोसिटी है v वेलोसिटी है। आफ्टर एक्सीडेंट जैसे दोनों कार आपस में एक्सीडेंट एक दूसरे से करता है, दोनों एक दूसरे से एक्सीडेंट करता है तो दोनों का वेलोसिटी में कुछ चेंजेज आता है, दोनों का वेलोसिटी में कुछ चेंजेज आता है। लेकिन क्या उसका उस सिस्टम का जो है मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट कार का मास m है, m1 है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u1 है फर्स्ट कार का, और सेकंड कार का है जो m1 है, m2 है, और इनिशियल स्पीड जो है वो है u2 है, जो कि अभी कोई भी कोलिजन हुआ नहीं। लेकिन जब आपस में टकराने के बाद क्या हुआ, इसका एनर्जी m1 हो गया और इसका एनर्जी v1 हो गया और इसका एनर्जी जो था
आपको मास तो m2 ही रह जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगा v2 हो गया, एनर्जी v2 हो गया, सॉरी वेलोसिटी v2 हो गया। तो टोटल इनिशियल एनर्जी टोटल फाइनल एनर्जी तो इक्वल हो जाएगा, मतलब क्या m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये कहता है हमको कि टोटल इनिशियल का एनर्जी, टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जितना होगा वो फाइनल के बराबर होगा। तो यही कहता है हमको मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं क्या है बुक क्या कहता है। तो बुक कहता है टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को बॉडी किसी सिस्टम को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल कहते हैं देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, जैसे हम यहाँ पे सिस्टम लिए थे, जब बात करे थे हम यहाँ एक सिस्टम लिए थे, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा था, बस इसी दोनों के बीच में जो भी फोर्स था वर्क कर रहा था। तो कहते हैं जब दो फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो बॉडी पे और कोई भी एक्सटर्नल जो है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या फिर उसको रोकने वाला अल्टरनेटिव कुछ भी ना हो, तो वैसा केस में जो होता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होता है बॉडी का कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, इस बात को समझते हैं। तो इससे आपको क्वेश्चन तो आता नहीं है वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क एनर्जी थ्योरम से आपको क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। तो ये क्या कहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसी को हम कहते हैं वर्क। वर्क क्या है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला को देखें एक बार, साइड में देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला होता है हाफ mv²। तो अभी तक आप लोग जितना भी लेवल पढ़ रहे हैं वहाँ पर मास चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका मास कंजर्व होता है, ऐसा हम पढ़ते आ रहे हैं। जब आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे मास भी डिस्ट्रॉय होता है, जैसे न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम में देखते हैं। तो जब तक मास हमारा डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है तब तक जो हमारा ये फार्मूला काम करता है। और हमारा तो अब एक ही चीज़ पे एनर्जी डिपेंड कर सकता है, वो चेंज इन वेलोसिटी पे, चेंज इन वेलोसिटी पे। तो चलिए हम फार्मूला देखते हैं इसका क्या हो सकता है। सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी हो सकता है, क्योंकि मास तो चेंज हो नहीं सकता है, जैसा कि अभी तक हम जानते हैं, क्योंकि अभी तक हमारा जो भी टॉपिक पढ़े है उसमें हमारा मास चेंज नहीं होता है, क्योंकि मास कंजर्व लेके हम अभी तक मान के चल रहे हैं कि अभी हम लोग न्यूटनियन मैकेनिज्म या फिर कहें तो हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। जब मॉडर्न फिजिक्स आएंगे तब उसमें हमारा मास भी चेंज होता है, हम देखेंगे। तो हम पहले इनिशियल काइनेटिक लेते, पहले फाइनल लेते हैं, चेंज करने के बाद थोड़ा कि पहले फाइनल, तो हम फाइनल वेलोसिटी दिए माइनस इनिशियल देखें हाफ mv की जगह हम u देते हैं। तो हमारा ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसी को कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसको कॉमन ले लेते हैं हाफ m, तो हमारा हो जाता है v² माइनस u², v² माइनस u²। यही हो गया हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। देखते हैं बुक क्या कहता है इसके बारे में। सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल होता है एक्टिंग होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। कोई एक सिस्टम है उसमें जो होता है टोटल फोर्स जो एक्ट कर रहे हैं वो इक्वल होता है उससे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब बात आती है पावर के बारे में। जैसे हम शुरुआत में ही बताया था आपको, पावर जो है बताता है, पावर बताता है कोई कितना फास्ट है, पावर बताता है कोई कितना फास्ट है। अगर यहाँ दो केस में हम देखें, फर्स्ट केस में भी बॉल को हिट किया जा रहा है, सेकेंड केस में भी बॉल को हिट किया जा रहा है, लेकिन आप देखें तो यहाँ पे देखिए कितना स्लो कर रहे हैं, और ये देखिए इतना फास्ट करने का हमें बॉल दिख भी नहीं रहा है कहाँ गया। तो दोनों केस में क्या हो रहा है कि हिट तो बॉल ही हो रहा है। तो इसका कहेंगे फर्स्ट केस में जो कहेंगे इसका कहेंगे पावर थोड़ा कम है,
इसका पावर कम है और इसका पावर बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण कि ये इतना ज़्यादा हीट कर रहा है। तो यही था हमारा कॉन्सेप्ट था पावर का। तो अब पावर में बात करते हैं हम क्या होता है। इसको कहते हैं हम रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी काम को किस रेट से कितना फास्ट करते हैं उसी को हम पावर कहते हैं। किसी काम को हम कितना फास्ट करते हैं उसी को हम पावर कहते हैं, उसी को हम रेट ऑफ डूइंग वर्क कहते हैं, या फिर इसी को हम कहते हैं वर्क डन बाय टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क, और इसी का फॉर्मूला हो जाता है हमारा वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन बाय टाइम, ये आपको उसका वर्क का पावर का फॉर्मूला हो गया। तो किसी भी काम को किस रेट से करते हैं या फिर उसी को पावर कहते हैं, और वर्क डन बाय टाइम इसका फॉर्मूला हो गया। ये था हमारा पावर का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं इसके बारे में बुक क्या कहता है। तो जैसे हम पहले बताया कि इसको रेट कहते हैं, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी काम करने का रेट को हम पावर कहते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे जानते हैं कि पावर में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, किस डायरेक्शन में रखना है इसमें कोई फर्क नहीं करता है, तो हम इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। पावर जो होता है वर्क डन बाय टाइम हो जाता है, और पावर को एफ भी कहते हैं। ये कैसे हुआ तो इसको हम थोड़ा समझते हैं। ऐसे आपको डेरिवेशन पूछा नहीं जाता, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं, आपका इंटरेस्ट में बढ़ जाएगा। हम जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। सबसे पहले वर्क डन देखें तो वर्क बराबर क्या होता है आपको एफ इंटू एस इंटू देना गलत होगा, हम डॉट देते हैं, एफ डॉट एस बाई टी हो गया। फोर्स का हम एफ बना लेते हैं, और एस बाई टी क्या हो जाता है आपको डिस्टेंस बाय टाइम, आपको वेलोसिटी हो जाता है। तो इसी के लिए हम एफ डॉट एस यहाँ पर यूज किए हैं पावर के लिए। इसीलिए हम यहाँ पर एफ डॉट एस यूज किए हैं। इसका जो होता है यूनिट वाट होता है, और इसी को हम बहुत जगह कन्वर्ट करते हैं। कभी हम किलो वाट में कन्वर्ट करते हैं, कभी मेगावाट में, कभी हॉर्स पावर में। तो हम बता देना चाहिए अगर किसी भी यूनिट के आगे अगर किलो लिखा हो तो आप उस यूनिट का आपको 10⁻³ कर सकते हैं। अगर मेगा लिखा हो तो 10⁻6 कर सकते हैं। अब हॉर्स पावर तो आपको एक अलग यूनिट ही आ जाता है यहाँ पर, तो आपको हॉर्स पावर का तो याद ही रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपको अगर मिली लिखा हो 10⁻³ कर सकते हैं। मिली लिखा हो 10⁻³ कर सकते हैं। और माइक्रो लिखा हो तो 10⁻6 कर सकते हैं। ये सब कुछ ट्रिक से आप लोग को काफ़ी इजीली आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। तो यहीं तक था हमारा वर्क पावर एनर्जी का। होप आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू।